नमस्कार साथियों, जेआरएफ पॉलिटिकल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस के बीए फर्स्ट ईयर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्राकृतिक अधिकार नेचुरल राइट्स पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस वीडियो का मेरा उद्देश्य सिर्फ परिभाषाएं याद कराना नहीं है, बल्कि प्राकृतिक अधिकारों को इतनी सरल और व्यवस्थित भाषा में समझाना है ताकि आप उन्हें समझ सकें और लिख भी सकें। परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते रहते हैं और ख़ास बात ये भी है कि अभी हाल ही में लोक सेवा आयोग में प्रवक्ता पद हेतु और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पदों के लिए मेंस परीक्षा संपन्न कराई जाएगी और उसी पैटर्न पर मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। नेचुरल राइट से जुड़े उत्तर कैसे लिखें और अच्छी राइटिंग में कैसे लिखें, इसका भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। किन किन शब्दों का प्रयोग करना है, उसका स्ट्रक्चर क्या रहना चाहिए, और इसके साथ साथ हम यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूजी पीजी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और कॉन्सेप्ट से जुड़े फैक्चुअल पॉइंट्स को भी हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा, इस वीडियो को देखिए नहीं, इसे समझिए और साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। अगर कहीं भी किसी बिंदु पर आपको स्पष्टता ना प्राप्त हो तो कृपया कमेंट में अवश्य अपनी प्रतिक्रिया दें। आपके सवालों के आधार पे ही अगला कंटेंट और बेहतर बनेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत प्राकृतिक अधिकार टॉपिक। क्योंकि राजनीति विज्ञान के सिद्धांत के पेपर में राइट्स हैं, यूजीसी नेट में भी हैं, या फिर लेक्चरर या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये चैप्टर होता है। तो इसलिए हम लोग इस चैप्टर को आज समझेंगे। खासकर ग्रेजुएशन ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले प्राकृतिक अधिकार की अवधारणा को हम लोग समझेंगे। अवधारणा को हम लोग संप्रत्यय कहते हैं, इंग्लिश में इसको कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसके अर्थ को पढ़ेंगे और इसकी उपयोगिता क्या है और समकालीन इसका महत्व क्या है। क्योंकि अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं, हम सभी जानते हैं, और इसलिए अधिकारों का पढ़ना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको आंसर मेंस के रूप में या आप ग्रेजुएशन के स्तर पे हैं तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम भूमिका को लिखेंगे, एक इंट्रोडक्शन पार्ट लिखेंगे कि सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसमें कि अधिकारों की उत्पत्ति कैसे होती है, अधिकार सबसे पहले महसूस कब किए गए। ऐसा तो नहीं है कि अचानक हम ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुँचे और सिलेबस में, पाठ्यक्रम में अधिकार दिया है हम लोग पढ़ने लगे। ये हमारा कर्तव्य है, सबसे पहले हम समझें कि अधिकारों को सबसे पहले कब महसूस किया गया, वो कौन सी सामाजिक दशाएं थीं जिनकी प्रतिक्रिया के स्वरूप अधिकारों की अवधारणा उत्पन्न की, कब अधिकार महसूस किए गए। तो सबसे पहले हम एक संक्षिप्त में आपको बता दें कि राज्य जो है एक राजनीतिक इकाई है। राज्य के पहले जो समाज था वो एक प्राकृतिक समाज था, जैसे कि हॉब्स ने कहा था। उसमें हर चीज़ नेचुरल थी, मतलब लोग जैसे रह रहे थे, किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं था, कोई भी शक्ति के अधीन नहीं रहता था। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करता था। प्रतिस्पर्धा वाला समाज था, जिसकी लाठी उसकी भैंस के समान एक नियम बन गया था। जो बलशाली है, जो छोटे लोग हैं, उन पर अपना स्वामित्व जताते थे। यानी कि सब प्राकृतिक है। किसी भी प्रकार की कोई जुडिशरी नहीं थी, लेजिस्लेचर नहीं था, एग्जीक्यूटिव बॉडी कोई नहीं थी जो कोई नियम बनाए, कानून बनाए, उनको क्रियान्वित करे। तो ऐसा समाज एक प्राकृतिक समाज था। उसमें मत्स्य न्याय पाया जाता था, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो स्वाभाविक है ऐसे समाज में व्यक्ति अपने अधिकारों का उपभोग करके अपना व्यक्तिगत विकास नहीं कर पा रहा था। इसी के क्रम में प्राकृतिक अवस्था एक तरीके से देखा जाए माइट इज राइट की कंडीशन के बेस पे थी। उसमें अधिकार, न्याय, समता, समानता जैसा कोई भाव नहीं था। तो उसके बाद जो है
सामाजिक समझौता होता है और उसके माध्यम से राज्य की उत्पत्ति होती है। उसके बाद हम लोग राज्य का कानूनी अधिकार पढ़ते हैं। कानूनी अधिकार राज्य का यानी कि कानून जो हैं वो राज्य से निर्मित होते हैं। इस तरीके से हम लोग प्राकृतिक अधिकार को समझेंगे। राज्य के पहले प्राकृतिक अवस्था, उसमें प्राकृतिक अधिकार, मनुष्य का क्या स्वभाव था उस समय और उसके बाद के स्वभाव में क्या परिवर्तन आया और राज्य की भूमिका, और इसके बाद राज्य की भूमिका क्या रही। ये सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि कोई व्यक्ति है वो अपना सर्वांगीण की जगह पहले व्यक्तिगत ही विकास यदि करना चाहता है तो उसको मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत पड़ेगी। मनुष्य समाज में अकेला नहीं रहता है, बल्कि वो नियमों और व्यवस्थाओं के अंतर्गत जीवन जीता है। कोई ना एक व्यवस्था होगी, कोई ना कोई एक नियम होगा, भले ही वो राज्य के पहले प्राकृतिक नियमों से संचालित होते हों। और इसी व्यवस्था में व्यक्तियों को कुछ ऐसी सुविधाएं, कुछ ऐसी सेवाएं दी जाती हैं और कुछ ऐसी स्वतंत्रताएं मिलती हैं जो उसे सम्मानपूर्वक जीवन जीने में सहायता करती हैं। इन्हीं सुविधाओं, इन्हीं सेवाओं को हम लोग अधिकार कहते हैं। इस पंक्ति को आप समझिए कि एक व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति रह रहा है, उसमें कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, कुछ सेवाएं मिल रही हैं, कुछ स्वतंत्रताएं मिल रही हैं। क्योंकि यदि किसी व्यवस्था के अंतर्गत मनुष्य को सुविधा नहीं मिलेगी, सेवा नहीं मिलेगी, तब व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास नहीं हो पाएगा। जब व्यक्तिगत विकास नहीं हो सकता है तो सर्वांगीण विकास कैसे हो पाएगा, जो कि संभव नहीं है। इसी प्रकार से कुछ स्वतंत्रताएं भी मिलती हैं जिसके कारण व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। जैसे हम सभी लोग पढ़ते हैं, पढ़ने जाते हैं, कहीं काम करते हैं किसी संस्था में, तो जब हमको किसी कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं होगी तो हम अपना व्यक्तिगत विकास कैसे कर पाएंगे, संभव नहीं है। यानी कि कार्य करने की स्वतंत्रताएं, बोलने की स्वतंत्रता, जब हम बोल नहीं पाएंगे, जब हम कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे तो अपना विकास हम नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें किसी व्यवस्था के अंतर्गत मिलती हैं, तो इन्हीं सेवाओं को, इन्हीं सुविधाओं को हम अधिकार कहते हैं। अधिकार का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो अधिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या ऊपर, और कार का अर्थ होता है कार्य करना, कार्य करने की शक्ति। यानी किसी काम को करने की एक वैध शक्ति, वैध हक, उसी को हम लोग अधिकार कहते हैं। यहां पर वैध बहुत इंपॉर्टेंट है, अवैध नहीं। कोई इलीगल एक्टिविटी के लिए हम अधिकार से नहीं जोड़ सकते हैं। किसी को मारने का अधिकार नहीं है, किसी की जान लेना, किसी की प्राण लेना, ये अधिकार नहीं है। ये इलीगल है, अवैध है, अवैध शक्ति है। इसलिए अधिकार का शाब्दिक अर्थ में अधि आया है। अधि का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। श्रेष्ठ माने जो अच्छा है, उसे हम अधिकार कहते हैं। तो ये सेवाएं, ये स्वतंत्रताएं, ये कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जिनके कारण मनुष्य सम्मानपूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर सकता है, और इन्हीं सुविधाओं को हम अधिकार कहते हैं। इस कारण अधिकार केवल व्यक्ति की सुविधाएं नहीं होती हैं, ये भी आपको बात समझना है। ये सिर्फ सुविधाएं नहीं हैं, बल्कि वे राज्य की शक्ति पर एक प्रकार का नियंत्रण भी स्थापित करते हैं। अधिकार ये सुनिश्चित करते हैं कि शासन मनमाने ढंग से कार्य ना करे, क्योंकि मनमाने ढंग से कार्य करेगा तो हो सकता है जैसे सर्वाधिकारवादी राज्य हैं वो मनुष्य के सभी कार्यों पर उसका नियंत्रण होता है। तो यदि मनमाने ढंग से राज्य कार्य करेगा, शासन करेगा, तो व्यक्ति की स्वतंत्रताओं में वो प्रतिबंधित करता रहेगा
और मनुष्य की स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध करता रहेगा, यानी कि उसका व्यक्तिगत विकास बाधक बनेगा। इसलिए ये बात कह रहा है कि ये सिर्फ सुविधाएं नहीं होती हैं, बल्कि वे राज्य की शक्ति पर एक प्रकार का नियंत्रण भी स्थापित करते हैं। इसीलिए राज्य मनुष्य के ज़्यादा से ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करता है, और यदि कोई राज्य मनुष्य के अधिकारों में ज़्यादा से ज़्यादा हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, तो हम लोग उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की ओर हम लोग उन्मुख होते हैं, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं। तो अधिकार ये सुनिश्चित करते हैं कि शासन मनमाने ढंग से कार्य नहीं करेगा और प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समान माना जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ जनता स्वयं सत्ता का स्रोत मानती है। जैसे कि प्रस्तावना हम भारत के लोग से प्रारंभ होता है, यानी कि जनता के पास शक्ति है। अतः अधिकार व्यक्ति को न केवल स्वतंत्र बनाते हैं, बल्कि उसे एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार अधिकार क्या हैं? अधिकार वे नैतिक, कानूनी और सामाजिक सुविधाएं हैं जो व्यक्ति को समाज और राज्य द्वारा सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए दी जाती हैं। इसका मतलब है इट मीन्स जो काम करने, सोचने, बोलने और जीने की आज़ादी हमें कानून देता है, वही अधिकार हैं। जैसे बोलने की स्वतंत्रता, शिक्षा, जीवन। इस प्रकार जॉन लॉक महोदय प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा के संदर्भ में कहते हैं कि मनुष्य के 3 प्राकृतिक अधिकार होते हैं: संपत्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। वो प्राकृतिक इसलिए प्राकृतिक हैं क्योंकि मनुष्य उसको जन्म वो इसलिए कहते हैं प्राकृतिक है क्योंकि मनुष्य के जन्म से ही उसको वो अधिकार प्राप्त होते हैं जिनको राज्य छीन नहीं सकता है, जिनके अधिकारों पर राज्य प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। संस्कृत के अधि प्लस कार से बना हुआ है। किसी काम को करने या वैध शक्ति या हक उर्दू में कहते हैं, उसको हम लोग अधिकार कहते हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए कि जैसे मान लिया एक समाज है। इस समाज के पहले एक कैसा समाज था? प्राकृतिक समाज, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई रूल नहीं था। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक व्यवस्थित समाज से पहले जो प्राकृतिक समाज था, वो एक बिल्कुल जंगली समाज था, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं था, कोई कानूनी व्यवस्थाएं नहीं थी, कोई जुडिशरी बॉडी नहीं थी। इस तरीके से देखें तो एक जंगली समाज था, अव्यवस्थित समाज था, यानी कि किसी के अधिकार सुरक्षित नहीं थे, अधिकार थे ही नहीं। यदि कुछ प्राकृतिक अधिकार थे तो उनको लोग उपभोग करके अपना व्यक्तिगत सर्वांगीण विकास नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण सामाजिक समझौता होता है और उसके बाद राज्य का जन्म होता है। तो जब एक व्यवस्थित समाज, यानी कि जब राज्य की उत्पत्ति होती है सामाजिक समझौते के माध्यम से, उसके बाद राज्य आता है, उसमें कानून है, उसमें शासन की व्यवस्थाएं हैं। जब शासन की व्यवस्था होती है, यानी कि जब राज्य की उत्पत्ति हो जाती है, यानी कि शासन व्यवस्था में आ जाता है, तब अधिकारों की जरूरत महसूस होती है। यानी कि जहां समाज और राज्य होता है, वहीं अधिकार पैदा होते हैं। सबसे पहले तब महसूस किए गए जब मनुष्य अकेले जीवन से निकलकर समाज में रहने लगा, क्योंकि जब समाज में व्यक्ति रहेगा तो उसको अनेक प्रकार की जरूरत महसूस होगी, खाने की, पीने की, रहने की। तभी तो हम लोग जो है अधिकारों की मांग करते हैं। आवास का अधिकार, पानी का अधिकार, तमाम सारे अधिकारों की बात करते हैं। स्वच्छ हवा मिले, इसके राइट की बात करते हैं। अधिकारों की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रताओं की रक्षा हो सके, राज्य मनमानी न कर सके, सभी को समान अवसर दिए जाएं, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके और एक डिग्निटी के साथ मनुष्य अपने जीवन का निर्वाह कर सके। क्योंकि बिना अधिकार व्यक्ति शासक की दया पर निर्भर होते हैं।
इस प्रकार अधिकार हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, जिनके बिना ना तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और ना ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। वस्तुतः अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस कारण वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य के द्वारा आधिकारिक विस्तृत अधिकार प्रदान किए जाते हैं। और लास्की के शब्दों में यदि कहा जाए, वो कहते हैं कि एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है, उन्हीं के आधार पर राज्य को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। इसके बाद कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे भूशंके महोदय कहते हैं कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है, यानी कि श्रेष्ठ अधिकारों को समाज स्वीकार करता है जो मनुष्य के लिए उपयोगी हैं, और ऐसे अधिकारों का बहिष्कार भी किया जाता है जो मनुष्य के खिलाफ हैं। भूशंके महोदय कहते हैं कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। लास्की महोदय कहते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके बिना सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। वाइल्ड महोदय कहते हैं कि अधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वतंत्रता की विवेकपूर्ण मांग, अविवेक नहीं होना चाहिए मांग, विवेकपूर्ण मांग को ही अधिकार कह सकते हैं। अविवेकपूर्ण तरीके से यदि मांग की जाती है गलत प्रकार के अधिकारों को, तो उनको हम अधिकारों की श्रेणी में नहीं रखेंगे। ग्रीन महोदय कहते हैं कि अधिकार वे आवश्यक शक्तियां हैं। अब देखिए, अधिकार को शक्ति के रूप में बता रहे हैं, क्योंकि शक्ति होगी तभी हम डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो अधिकार वे आवश्यक शक्तियां हैं जिनसे मनुष्य एक नैतिक प्राणी के रूप में अपना दायित्व पूर्ण कर सकता है। हॉबहाउस कहते हैं कि अधिकार वही है जैसा कि हम अन्यों से अपने प्रति आशा करते हैं और अन्य हमसे आशा करते हैं। सालमन महोदय कहते हैं कि सत्य के नियम के द्वारा रक्षित हित का नाम ही अधिकार है। नाजिक महोदय कहते हैं व्यक्ति के अधिकार होते हैं, अन्य व्यक्तियों और समूहों को कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे इन्हें नुकसान हो। ये परिभाषाएं आपको एक रजिस्टर बना लीजिएगा, सिर्फ डिफिनेशन, बुक्स और फैक्चुअल पॉइंट का। थ्योरेटिकल कॉपी अलग होनी चाहिए, इससे पढ़ने में और आपके रिवीजन के लिए काफ़ी उपयोगी होगी। और आप सभी डिफिनेशन को लिख लीजिएगा, क्योंकि आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में कमेंट्स आते हैं, बुक्स आती हैं, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम सबसे पहले अधिकारों की विशेषताएं, यानी कि अधिकारों के लक्षण क्या हैं। सबसे पहले आवश्यक लक्षण, आवश्यक विशेषता है, अधिकार सामाजिक स्वीकृति होनी चाहिए। अधिकारों के पीछे सामाजिक स्वीकृति होनी चाहिए। यदि कोई अधिकार है, समाज उनको मान्यता दे रहा है कि नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है। अधिकार वही होते हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है। समाज को मान्यता के बिना अधिकारों की दावा करना नाइंसाफ़ी है। दूसरी विशेषता या दूसरा लक्षण है कि राज्यों के द्वारा संरक्षण। अधिकारों को राज्य संरक्षित करने का काम करता है। अधिकारों की रक्षा राज्य करता है। जैसे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार जब वायलेट किया जाता है, तो हम लोग अपने बचाव के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। तो राज्य उसकी वकालत करता है, राज्य उनके अधिकारों को बचाने की बात करता है। तो अधिकारों की रक्षा राज्य करता है। यदि राज्य उन्हें कानून के द्वारा सुरक्षित नहीं कर पाता है तो वे प्रभावी नहीं होते हैं। अधिकार न्याय से संबंधित होते हैं, क्योंकि अधिकारों का आधार न्याय होता है। जहां न्याय नहीं होता है वहां अधिकारों का सही उपयोग संभव नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक हित से जुड़ाव। अधिकार जो होते हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि अधिकार व्यक्तिगत होते हुए भी समाज के हित के विरुद्ध नहीं हो सकते हैं।
सार्वजनिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार मान्य नहीं होता है। अगला है कर्तव्यों के साथ संबंध। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिना कर्तव्य निभाए अधिकारों का सही उपयोग संभव नहीं है। समानता का तत्व। सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। अधिकारों में भेदभाव लोकतंत्र के विरुद्ध होता है। नैतिक प्लस कानूनी अधिकार। अधिकार केवल कानूनी ही नहीं होते बल्कि नैतिक अधिकारों पर भी सही होने चाहिए, मोरल बेस होनी चाहिए। अधिकार के उपयुक्त लक्षणों के आधार पर सामान्य शब्दों में अधिकार को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के उच्चतम विकास हेतु आवश्यक व सामान्य सामाजिक परिस्थितियां हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करने की व्यवस्था करता है। इसके बाद है राज्य के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार, यानी कि राज्य के प्रति हम भक्ति कब तक करेंगे। राज्य के प्रति भक्ति और राज्य की आज्ञाओं का पालन व्यक्ति का कानूनी कर्तव्य होता है और वो इसीलिए व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विद्रोह का कानूनी अधिकार तो प्राप्त हो ही नहीं सकता है, लेकिन व्यक्ति के राज्य के विरुद्ध विद्रोह का नैतिक अधिकार अवश्य ही प्राप्त होता है। जब राज्य या शासक न्याय के विरुद्ध अत्याचारी हो जाए, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का लगातार उल्लंघन करे और सुधार के सभी शांतिपूर्ण रास्ते जब बंद हो जाते हैं, तब जनता को उसके विरुद्ध प्रतिरोध यानी कि विरोध का अधिकार उसे प्राप्त हो जाता है।